राइज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। राइज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा ब्रिटिश की जो फॉरेस्ट की ज़रूरत थी शिप्स और रेलवे के लिए, वो क्यों थी और वो क्यों चाहते थे। ब्रिटिशर अब बहुत ज़्यादा चिंता में थे कि जो फॉरेस्ट लोकल पीपल्स यूज़ करते हैं और जो रैकलेस फीलिंग्स है ट्रेडर्स लोगों की, उसके कारण ये पेड़ कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये उनको चिंता थी। पर एग्जैक्टली वे चाहते थे कि फॉरेस्ट जो है उसका पूरा अधिकार उनके हाथ में आ जाए ताकि वो अपने मनमाने तरीके से फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर सकें। और इसी के चलते उन्होंने जर्मन एक्सपर्ट डेट्रिच बैंड्स को बुलाया एडवाइस के लिए और उन्हें फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया नियुक्त कर दिया गया। ओके, ब्रांड्स ने रियलाइज़ किया कि एक प्रॉपर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉरेस्ट में और वहाँ पे और लोगों को ट्रेंड करना होगा ताकि ट्रेन करना होगा साइंस ऑफ कंजर्वेशन में, मतलब फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है। ये किसने कहा? ब्रांड्स ने कहा। और उन्होंने एक लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ओके, उन्होंने बहुत से रूल्स बनाए कि फॉरेस्ट रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करना है। उन्होंने रूल फ्रेम किया। उनकी फीलिंग थी जो फीलिंग्स थी ट्री ग्रेजिंग्स, उन्होंने पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दी फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट को सिर्फ और सिर्फ टिम्बर प्रोडक्शन के लिए प्रिजर्व कर लिया गया। किसी को भी ये अधिकार नहीं था कि फॉरेस्ट में घुसे और मनमाने तरीके से कटाई करे। उनको सिर्फ जो सिस्टम बैंडर्स ने बनाया था उसको फॉलो करना था। देख सकते हैं किस तरीके से प्लांटेशन किया गया था। उस समय लाइन बार से ट्री लगाई गई थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी और आगे ये, ठीक है। और अगर कोई मनमाने तरीके से जंगलों में घुसता और वहाँ पे कटाई करता तो उन्हें पनिश किया जाता। इसी कारण ब्रांड्स ने एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना करी 1864 में और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में लेकर गया, ठीक है। और द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्होंने देहरादून में 1906 में स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। और उन्होंने वहाँ पे बताया कि किस तरीके से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री करनी है। बाद में बहुत से लोगों ने कहा कि इकोलॉजिस्ट जो लोग थे, इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि कहीं से भी जो प्लांटेशन या जो फॉरेस्ट्री ब्रांड्स ने चालू की थी वो कहीं से भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नहीं थी, क्योंकि सिर्फ वो फॉरेस्ट्री ब्रिटिशर लोगों के टिम्बर की पूर्ति के लिए की गई थी। अब देख लेते हैं कि क्या था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री उनके हिसाब से, ब्रांड्स के हिसाब से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या थी। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जिसमें नेचुरल फॉरेस्ट जो थे, जिसमें बहुत से टाइप्स ऑफ ट्रीज थे, उनको काट दिया गया अलग अलग एक ही एरिया में। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एक पर्टिकुलर एरिया में 500 से भी ज़्यादा टाइप्स के पेड़ मिलते, तो उन सब टाइप्स को उन्होंने पूरी तरह से काट दिया। और वहाँ पर स्ट्रेट रोज में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पिक्चर दिखाया था कि स्ट्रेट रो में क्या लगाया गया, ट्रीज लगाई गई इस तरीके से। ये देखिए, ये स्ट्रेट रोज में जो ट्रीज लगाई गई है, ये दिख रहा होगा आपको। ये देखो कितने स्ट्रेट रोज में उन्होंने एक ट्रीज को लगाया और इसको उन्होंने क्या कहा, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है। ये क्या है, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है, एक लाइन बार से ट्रीज को लगाना। ये कहीं से भी फॉरेस्ट्री नहीं थी, एक सिंपल तरीके का प्लांटेशन था। फॉरेस्ट जो ऑफिसर थे उन्होंने सर्वे किया फॉरेस्ट का, उन्होंने एरिया डिसाइड किया कि जहाँ पे बहुत से विभिन्न प्रकार के जो पेड़ थे उन्हें सबको काट दिया गया। जो कि और क्या कहा के काटा गया कि
ये जो वर्किंग प्लान है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, इसी से फॉरेस्ट मैनेज होगा। और उन्होंने हर साल दर साल प्लांटेशन एरिया के लिए जो पेड़ों को कटाई करने लगे और काट करके उस एरिया में फिर से पेड़ लगाए जो कि साल भर के अंदर फिर से उग जाए और कटाई के लिए तैयार हो जाए। ओके, आफ्टर फॉरेस्ट एक्ट इन 1856 में फॉरेस्ट एक्ट लगने के बाद उसे 2 बार बदला गया, अमेंडेड किया गया। कब? 1878 में और 1927। 1878 में फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी थी रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरी प्रोटेक्टेड और तीसरी जो है विलेज फॉरेस्ट। सबसे अच्छी जो फॉरेस्ट मानी जाती थी वो थी रिजर्व फॉरेस्ट। वहाँ पे किसी भी विलेजर का घुसना मना था। यहाँ तक कि अगर उनकी कोई काम की चीज़ भी उस रिजर्व फॉरेस्ट में मिलती तो भी वो वहाँ नहीं घुस सकते थे। जो भी बिल्डिंग्स है, फ्यूल्स है, उसके लिए जो उनको वुड चाहिए था वो सिर्फ उन्हें प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से ही प्राप्त करना था। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि कैसे लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई इस फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद। हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। तो जो फॉरेस्टर थे, विलेजर्स थे, उनका आइडिया बिल्कुल अलग था कि एक अच्छा फॉरेस्ट कैसा होना चाहिए। उनके लिए, विलेजर्स और फॉरेस्टर के लिए क्या होना चाहिए था? फॉरेस्ट मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस ऑफ स्पेसिफाइड डिफरेंट नीड्स, फ्यूल, फूडर एंड लीफ। मतलब विलेजर्स जो लोग थे, फॉरेस्टर लोग थे, उनको मानना था कि जो जंगल है वो विभिन्न प्रकार के स्पीसीज से, मतलब विभिन्न प्रकार के पेड़ों से भरा होना चाहिए ताकि उनको फ्यूल, फूडर और लीव्स मिल सके। पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो बिल्कुल अलग टाइप से सोचती थी। वो सिर्फ चाहती थी कि जो जंगल है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर पेड़ों से भरा होना चाहिए जो उनके बिल्डिंग मटेरियल्स जो शिप्स और रेलवे के लिए चाहिए वो उसकी नीड को पूरा कर सके। ओके, और इसके लिए उनको क्या चाहिए था? जो हार्ड वुड्स हैं, जो लंबे हो, मोटे हो, स्ट्रेट हो, सीधे सीधे पेड़ लगे, ऐसे पेड़ों की उनको आवश्यकता थी। टेढ़े पेड़, इधर उधर उगने वाले पेड़ों की उनकी आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने इसी कारण से प्रॉपर स्पीसीज ऑफ ट्री का इस्तेमाल किया, वो है टीक और साल, मतलब सागौन और साल के पेड़ों का इस्तेमाल किया और उन्हीं को उन्होंने स्ट्रेट रो में लगाया। हमने देखा ना पिक्चर में ऐसे सीधी सीधी पेड़ थे, पर जंगल में, रियल में जंगल में क्या सीधे पेड़ होते? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया था, जो वहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते थे वो बहुत से अलग अलग थे। कुछ रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स और भी बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती थी। जो फ्रूट और ट्यूबर्स थे वो न्यूट्रिशन का काम करते थे, खाने के लिए उपयोग आते थे। कब? जब मानसून नहीं होता था, मानसून आने से पहले, हार्वेस्ट से पहले ये फ्रूट्स और ट्यूबर्स जंगल में रहने वाले लोग और विलेजर्स के काम आते थे खाने के। इसके अलावा हर्ब्स जो मेडिसिन यूज़ में आते थे, वुड्स जो थे वो योक और प्लग, मतलब जो बैल के कंधों में लगने वाली लकड़ी है और हल है उसके बनाने के काम आती थी। बैम्बूज जो है वो फेंसिंग के काम आती थी और बास्केट और अम्ब्रेला बनाने के काम आती थी। ठीक है, और जो ड्राई स्यूब्ड है ना, उससे उन लोग वाटर बॉटल बनाया करते थे ताकि पानी इकट्ठा कर सके। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है की जो पत्तियाँ हैं, जो सूखे पत्ते होते थे या बड़े बड़े पत्ते होते थे फॉरेस्ट में पाए जाने वाले, वो डिस्पोजेबल प्लेट, कप्स के काम आते थे। ठीक है, कई बार जो लताएं होती है, क्रीपर्स होते हैं, वो रूम्स बनाने के काम आते थे। ठीक है, इसके अलावा थ्रोन बाग्स जो है वो वेजिटेबल ग्राइड्स करने के लिए काम आते थे। इसके अलावा जो महुआ का पेड़ है, आप देखेंगे इस पिक्चर में कि कैसे औरतें महुआ इकट्ठा कर रही है। ये महुआ इकट्ठा करके वे महुए का तेल निकालते थे, है ना, महुए का तेल निकालते थे और ये तेल जो है वो कुकिंग के लिए, लाइट लैम्प के लिए काम आता था। ठीक है, तो सोचिए एक जो जंगल में रहने वाले
लोग हैं उनके लिए जंगल कितना इम्पोर्टेंट होगा, उनकी तो हर एक चीज़ जंगल से मिल रही थी। पर फॉरेस्ट एक्ट आने के कारण से उनकी हार्डशिप मतलब मुसीबतों से हमारी ज़िंदगी शुरू हो गई। अब वो एवरी जो प्रैक्टिस किया करते थे, उनकी डेली प्रैक्टिस थी कि पेड़ों को काटना, पेड़ों से संभालना करना, वो सब का सब रुक गया, वो सब का सब रुक गया। ठीक है, ये कोई डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं जो, वो सब का सब रुक गया। हाउस है, ग्रेजिंग कैटल्स है, कलेक्टिंग फ्रूट्स है, रूट्स है, हंटिंग है, फिशिंग है, ये सब इलीगल हो गया। अब ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ें करना इलीगल था जब से फॉरेस्ट एक्ट आया। अब पीपल लोग को चोरी छुपे जंगलों में घुसना पड़ता और पेड़ काटना पड़ता। अब उनका जंगल ही उनका नहीं रहा, उन्हें अपने जंगल में ही घुसने के लिए ऐसा लगता कि वो चोरी करने घुस रहे हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनके साथ कोई मर्सी नहीं दिखाई जाती। जो भी फॉरेस्ट गार्ड थे वो उनसे बड़ी मात्रा में ब्राइब वसूल करते, मतलब रिश्वत लेते, ठीक है, या उनको पनिशमेंट देते हैं। वुमेन्स लोग की स्थिति तो और भी बुरी थी, जो वुड कलेक्ट करने के लिए जंगलों में जाया करती थी। इसके अलावा जो कॉमन पुलिस कांस्टेबल्स थे, फॉरेस्ट गार्ड लोग, वो वहाँ पे रहने वाले पीपल्स को हरास करते, उनसे डिमांड करते कि उन्हें फ्री में खाना दिया जाए। ओके, अब हम देखते हैं हाउ डिड फॉरेस्ट रूल आफ्टर इफेक्टिंग कल्टीवेटर्स। तो एक मेजर इम्पैक्ट जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का आया वाज प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर एंड सडन एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे उनके लाइफ में जो फॉरेस्ट रूल जो था वो उसमें बदलाव लाया। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है बहुत से पार्ट एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये लोकल जो लोकल नेम्स हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में इसे लैंडिंग, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में, और चितमेनी और चेवा इन अफ्रीका, चेना श्रीलंका में कहा जाता है। ओके, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम है। इसके अलावा इंडिया में धाया, पेंडा, बेवर, नेवद, झूम, पोडू और खंदाद, कुमारी ऐसे अलग अलग लोकल नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर को जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में। तो इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो जंगल का एक पार्ट होता है उससे पहले काटा जाता है और काट के जला दिया जाता है। ठीक है, कटने के बाद जो राख पिसती है उसको में उन लोग जो सीड्स है उसको उस राख में मानसून आने से पहले फर्स्ट मानसून के समय ही क्या करते हैं, बो देते हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये काम यहाँ पे चल रहा है। बांस से हल्का हल्का छेदा करते थे और वहाँ पे उन लोग बीज बो देते थे। द क्रॉप जो है वो अक्टूबर और नवंबर में हार्वेस्ट के लायक हो जाती, कटाई के लायक हो जाती थी। और इस तरीके से 2 या 3 साल तक, 1 या 2 साल तक वहाँ पे क्या करते थे, कल्टीवेशन किया जाता था। 2 या 3 साल तक वहाँ पे बुआई की जाती थी। उसके बाद 12 से 18 सालों के लिए वो फॉरेस्ट को ऐसे के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता था। और जब 12 से 18 साल बाद जब वे लौटते तो वापस वहाँ पे नए पेड़ उग चुके होते थे। तब तक वे दूसरा एरिया ढूंढ लेते थे। हर 2-3 साल बाद वो नए नए एरिया में जाते और कल्टीवेशन करते। इसी कारण इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा गया। एक जगह से दूसरी जगह वो कल्टीवेशन करते। तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ क्रॉप उस प्लॉट में वे उगाते, बहुत से क्रॉप्स उगाते। इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका मिलेट्स एंड ब्राज़ील, मोनियोक एंड अदर पार्ट्स लैटिन अमेरिका में मेज और बीन्स बोए जाते हैं। मतलब ये अलग अलग तरह की खेती की जाती है। कहीं भी मिलेट्स लगाए जाते हैं, मोनेक लगाए जाते हैं, कहीं जगह मेज और बीन्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यूरोपियन फॉरेस्टर जो थे इस प्रैक्टिस को बहुत हार्मफुल मानते थे फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, उन्हें लगता कि जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए और कुछ सालों के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। इस
जगह पे रेलवे के टिम्बर के लिए पेड़ उगने चाहिए। अगर पेड़ कट रहे हैं और जो पेड़ काट दिए गए वहाँ से तो रेलवे के टिम्बर के पेड़ भी निकल सकते हैं। और जो फॉरेस्ट बर्न है अगर वो ज़्यादा फैल गया तो ये पूरे जंगल को और वैल्यूएबल टिम्बर को भी जला देगा। अगर इस तरीके से फॉरेस्ट में आग लगाते गए और सेटिंग कल्टीवेशन चलता रहा तो ऐसे में जंगल में बड़ा एरिया जो है सिर्फ कल्टीवेशन काम आएगा। उसमें उन लोग अपना साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जो बेंड्रेट्स ने कहा था कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब टिम्बर्स नहीं उग सकते, तो उन लोगों को जो रेलवे के टिम्बर की डिमांड थी वो इस जंगलों से प्राप्त हो सकती थी। ठीक है, हम ये पिक्चर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए उन लोग ऐसे जंगलों को, मतलब बड़े पेड़ों को तो नहीं जलाते, छोटे मोटे पेड़ जो सूख गए वहाँ पे उन लोग प्लांटेशन करते थे। तो ये वो पिक्चर है जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था और फॉरेस्ट को बन के आ रहा था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो था कल्टीवेटर से उनकी ज़िंदगी भी गवर्नमेंट ने बुरी कर दी। अब उनसे टैक्स लिए वसूलने लगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पहले बैन किया जाए, टैक्स भी कलेक्ट किया जाए और बैन किया जाए। इससे रिज़ल्ट ये हुआ जो कम्युनिटीज़ थी जो जंगलों में रहा करती थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करती थी, उन्हें उन कम्युनिटी को फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया जंगलों से, उन्हें जंगलों से भगा दिया गया। उनको अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना पड़ा और उनमें से बहुत से जो लोग थे उन्होंने रेजिस्ट किया, रिबेल किया, और ये रिबेल उतना बड़ा नहीं था बल्कि एक स्मॉल रिबेलियन था। ओके, अब हम जान लेते हैं हाउ कुड हंट। जंगल में रहने वाले कुछ शिकारी लोग भी थे जो जंगल ड्यूलर्स थे, जो अब जो नया फॉरेस्ट लॉ आया उन्होंने फॉरेस्ट ड्यूलर्स की भी लाइफ भी बदल दी। किस तरीके से कि फॉरेस्ट लॉ में जो बहुत से लोग रहा करते थे फॉरेस्ट में, वो अपने सर्वाइवल के लिए हंटिंग किया करते थे, शिकार किया करते, डियर का, ठीक है, और भी छोटे मोटे जानवरों का शिकार किया करते थे अपने किसके लिए, डेली सर्वाइवल के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। कुछ बेच दिया करते मीट को, कुछ घर में खा लिया करते, इस तरह से। तो कंज्यूमर प्रैक्टिस जो था अब नया प्रोहिबिटेड कर दिया गया फॉरेस्ट लॉ में, शिकार करना मना कर दिया गया। अब कोई भी इंसान अगर शिकार करता हुआ पकड़ा जाता तो उसे पनिश किया जाता, ठीक है, उन्हें सज़ा दी जाती। और फॉरेस्ट जो लॉ था डिप्रेव्ड पीपल्स ऑफ देयर कंज्यूमर राइट, हंटिंग अ बिग गेम बिकम अ स्पोर्ट्स। अब जो ज़रूरत के लिए शिकार होता था, अब ये फॉरेस्ट लॉ के कारण अब एक बड़ा गेम बन गया, शिकार करना एक स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, शिकार ज़रूरत होनी चाहिए, खेल नहीं, पर ये फॉरेस्ट लॉ के कारण जो शिकार था वो खेल बन गया। इंडिया, द हंटिंग ऑफ टाइगर एंड अदर एनिमल हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर ऑफ अ कोर्ट एंड नोबिलिटी ऑफ अ सेंचुरी। इंडिया में शेरों का शिकार करना, उनको वो ऐसा कल्चर इंडिया में पुराना रहा है। नोबिलिटी मतलब राजा महाराजा लोग किया करते, वो भी शौकिया तौर पे बहुत ही कम, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, साल में एक बार जिसमें जंगल में जाते हैं वो भी एक शेर या दो शेर का शिकार करते हैं, शेर कोई आदमखोर आता है उनका शिकार होते हैं। मुगल्स पेंटिंग बताती है कि किस तरह से प्रिंस और एम्पायर ने हंटिंग को एंजॉय किया। हिंदू राष्ट्र के समय में शिकार उतने बड़े पैमाने में नहीं होते थे। मुगल्स में ये राजशाही नोबेलिटी दिखाने के लिए शिकारों की बढ़ावा हुआ, पर उतना नहीं जितना कॉलोनियल रूल में हुआ। बट कॉलोनियल रूल में ये स्केल ऑफ हंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। बहुत से वेरियस स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट पोजीशन है, मतलब लुप्त होने की प्रजाति तक आ गए। ब्रिटिशर लोगों ने देखा कि जो लार्ज एनिमल है, बड़े एनिमल्स हैं, वो साइन ऑफ वाइल्डनेस है, प्रिमिटिव है, सेवेज ऑफ सोसाइटी है। मतलब जो बड़े जानवर है वो जंगली जानवर है, वो जंगल का प्रतीक है। यही इंडियन लोग को जंगली बनाता है। वो शेरों को कैसे पूछ सकते हैं, वो टाइगर को कैसे पूछते हैं, वो बैल को क्यों पूछ रहे हैं, चीता को कैसे पूछते हैं। मतलब
हम जंगली जानवरों को भी पूजा करते हैं क्योंकि वे हमारे गॉड एंड गॉडेस के क्या है, वो गॉड और गॉडेस का प्रतीक है, उनके वाहन है, इसके नाम से हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन यही चीज़ ब्रिटिशर लोग क्या लगती है, साइन ऑफ वाइल्डनेस, प्रिमिटिव। हमारे जो इंडियन है वो प्रिमिटिव से पुराने विचारधारा के, बल्कि ये नहीं समझ पाए कि हम जो है हर जानवर में भी ईश्वर का रूप देखते हैं। ठीक है, तो दे बिलीव बाय किलिंग द डेंजर एनिमल द ब्रिटिशर कुड सिविलाइज इंडिया। तो उन्होंने कहा कि यही जंगली जानवर ही इंडिया में जो प्रिमिटिव्स विचारधारा है उनका प्रतीक है। तो इन जंगली जानवरों को मारने से ही हम इंडियन लोगों को क्या बना सकते हैं, सिविलाइज्ड बना सकते हैं। बताइए, किसी का जंगली जानवरों का बेरहमी से खून करना, सिविलाइज कर देना, ये ब्रिटिशर लोग की उस समय की सोच थी। उन्होंने तो रिवॉर्ड्स तक शुरू कर दिया टाइगर्स को मारने के लिए, टाइगर्स, वोल्स और जितने भी लार्ज एनिमल्स हैं उनके शिकार को उन्होंने रिवॉर्ड किया। जो जितना शिकार करेगा उन्हें उतना रिवॉर्ड मिलेगा। द ग्राउंड दैट पोजेज द थ्रेट इन कल्टिवेटर्स। ठीक है, तो जो कल्टिवेटर थे, क्योंकि देखो जंगल में जब उन लोग घुसते हैं, उन लोगों को अपना साइंटिफिक, सो कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री शुरू की थी उन्होंने, वो करने के लिए उन्हें जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता। तो इस कारण उन्होंने क्या किया, जंगली जानवरों का शिकार करो ताकि वे अपनी सो कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ब्रिटिशर लोग कर सकें। इसके कारण 80,000 टाइगर्स, आप डाटा देखिए और ये डाटा का समय देखिए कितने समय में मारा गया है। 80,000 टाइगर्स, 1,50,000 लेपर्ड्स, 2 लाख वोल्व्स मार दिए गए मात्र 50 सालों में। 1875 से 1925, 50 ईयर्स में इतने ज़्यादा शिकार। आज जो टाइगर्स 1200 बचे, 1400 बचे, 2000 बचे इंडिया में, उनका कारण देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ब्रिटिशर लोगों ने यहाँ शिकार किया। ठीक है, आप ग्रेजुअली जो टाइगर्स जो कम सीन इन अ स्पोर्टिंग ट्रूफ, तो जंगलों का, शेरों का शिकार करना एक स्पोर्टिंग ट्रॉफी बन गया था। स्पोर्टिंग मतलब खेल बन गया था। क्या जानवरों को मार के उन लोग ये दिखाते कि हम कितने ताकतवर हैं, एक खेल था जो ब्रिटिशर लोग खेलते थे। हम महाराजा ऑफ सरगुजा, छत्तीसगढ़ में सरगुजा ज़िले में जो महाराजा है, उन्होंने अकेले ही 1157 टाइगर्स, 2000 लेपर्ड्स मारे। कब? 1957 तक। वैसे एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था, उनका नाम था जॉर्ज यूले, उन्होंने 400 टाइगर्स को मारा। इनिशियली सर्टन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट फॉर रिजर्व फॉर हंटिंग, तो कुछ एरिया जहाँ पे जंगल जानवर मिलते थे उनको रिजर्व कर दिया गया ताकि वहाँ पे हंटिंग की जा सके। ओके, हंटिंग की जा सके। Only much later did environmentalists and conservatives begin to argue that all the species of animal need to be protected and not to be killed. बहुत सालों के बाद जो environmentalists थे, कंजर्वेटर थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि सारे जंगली जानवरों का बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस में ये ज़रूरी है। जिस जॉर्ज जूले की मैं आपको बात कर रहा हूँ उसकी पिक भी यहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं। ये है जॉर्ज जूले, जिन्होंने कई जानवरों को, शेरों को मारा, और किस लिए? से शौकिया तौर पे। ठीक है, शौकिया तौर पे उन्होंने इसे शूट कर दिया गया। आप इसे पढ़ सकते हैं। न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी तबाह होते हुए देखी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आ जाने के बाद से उनका पूरा कंट्रोल फॉरेस्ट पे था। कुछ लोग थे जो बेनिफिट उठाने के लिए इस न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ अपना नया व्यापार शुरू कर दिया। कुछ कम्युनिटी थी जिन्होंने ट्रेडिंग ऑक्यूपेशन को छोड़कर, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़कर अब
फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे रबर की डिमांड बढ़ने लगी मिड 19th सेंचुरी में, वैसे मुंद्रुकू पीपल्स जो ब्राज़ीलियन अमेज़न में गांव में रहा करते थे, हाई ग्राउंड्स में रहते थे और मैन्योक की कल्टीवेशन करते थे, उन लोगों ने भी अब लेटेक्स जो कि वाइल्ड रबर ट्रीज से मिलता है उसकी सप्लायर बन गए, सप्लाई करने लगे और उन्होंने ये ट्रेड चालू कर दिया। अपना उन्होंने ट्रेडिशनल जो उनका कल्टीवेशन था, ट्रेडिशनल उनका कल्चर था, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। उनके डिसेंडेंट मतलब आने वाली पीढ़ी भी इसी ट्रेडिंग पोस्ट में बैठी और वे कम्प्लीटली डिपेंडेंट ट्रेडर बन गए रबर सप्लाई। इंडिया में भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो था वो नया नहीं था। मिडवेल पीरियड्स जो था उसमें भी आदिवासी जो कम्युनिटी थी वो ट्रेडिंग किया करती थी एलिफेंट्स का। इसके अलावा बहुत से गुड्स थे लाइक हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क ककून्स और आइवरी, मतलब सिंग है, सिल्क के ककून है और बैम्बूज है, स्पाइस है, फैब्रिक्स है, ग्रासेस है, कुछ स्पेशल गम्स है, ठीक है, राइसेंस है। ये सब नोबेडिक कम्युनिटीज़ जो है वो ट्रेडिंग किया करती थी, वो उसका ट्रेडिंग किया करती थी। उनमें से जो बंजारा लोग थे वो ऐसे एक नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी। अब जैसे ही ब्रिटिशर इंडिया में आए, ट्रेड जो है वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। गवर्नमेंट ने लार्ज और बड़े यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म को पूरा अधिकार दे दिया फॉरेस्ट में ट्रेड करने का। उन्होंने एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर एरिया स्थापित कर दिया। क्रेजिंग, हंटिंग जो लोकल पीपल के लिए ज़रूरी था उन्हें रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। इसी प्रोसेस में बहुत से पास्टोरलिस्ट नोमैडिक कम्युनिटीज़ जैसे कि कोरावा, कर्चा, येरुकला जो मद्रास प्रेसिडेंसी में थे, उनका पूरा जनजीवन बर्बाद हो गया। कुछ लोग जो थे उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से पुकारे जाने लगे। ये क्रिमिनल ट्राइब्स को फोर्सफुली फैक्ट्रियों में, माइंस में, प्लांटेशन में गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंदर वर्क करना पड़ा इन क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में। ओके, ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी थी जो सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी के समान नहीं थी। जैसे आसाम में जो मैन वुमेन्स थे फॉरेस्ट की कम्युनिटीज़ के, संथल, ओरावा और झारखंड के गोंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, गोंड फ्रॉम छत्तीसगढ़, ओरावा फ्रॉम झारखंड और संथल कम्युनिटी, इन लोगों को रिक्रूट करके टी प्लांटेशन के लिए ले जाया जाने लगा। इन सारे जो जंगल में रहने वाले जो ट्राइबल्स कम्युनिटी वाले लोग थे उनको पकड़ के ये प्लांटेशन के लिए ले गए। उनको लो वेजेस देते, पैसा कम, और उनकी कंडीशन वर्क की भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। एक बार जब ये वहाँ चले जाते तो उनका वापस घर आना इतना आसान नहीं था, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा।